हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे शहरीकरण और नीतिगत खामियां वाले टॉपिक पर। और ये यूपीएससी के सिलेबस में शहरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन नाम का एक टॉपिक भी है। तो देखते हैं ये लंबा चौड़ा आर्टिकल है, इसको पढ़ते हैं। ये देखिए 2 पेज का आर्टिकल है ये। तो इसमें काफ़ी कुछ जानकारियाँ पढ़ने को मिलेगा। तो दुनिया के एक प्रतिष्ठित विचार समूह ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने वर्ष 2018 में दुनिया के कई बड़े और मझोले शहरों की बदलती आर्थिक हैसियत को लेकर 780 शहरों के बारे में रिपोर्ट पेश की थी। कौन सी? तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने 2018 में दुनिया के जो आर्थिक हैसियत को लेकर के करीब 800 से ज़्यादा शहरों को एक रिपोर्ट बनाया था। कितना? 780 शहरों को बेस बना करके एक रिपोर्ट तैयार किया था। इसमें दावा किया गया था कि 2019 से 2035 के बीच भारत, चीन और इंडोनेशिया के कई शहर यूरोप और अमेरिका के शहरों को पीछे छोड़ देंगे। रिपोर्ट में तेजी से विकसित होते जिन शीर्ष 20 शहरों का विशेष जिक्र किया गया था, उनमें 17 भारत के थे। लो, यानी देखिए फिर से इसको टॉपिक को समझें तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने 2018 में एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें 780 शहरों को एनालिसिस किया। उसके बाद बताया कि ये 780 देश आगे 2019 से लेकर के 2035 के बीच में इतनी तेज़ी से प्रगति करेंगे कि ये यूरोप और अमेरिका के कई देशों के शहरों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाएंगे। और इनमें जो शहरों की संख्या है 780 में से, तो उसमें से 20 जो है वो भारत के हैं। कितने? रिपोर्ट में तेजी से विकसित होते जिन शीर्ष 20 शहरों का विशेष जिक्र किया था, यानी कि 780 शहर यूरोप और अमेरिका के शहरों को पीछे छोड़ देंगे। तो उसमें से जो टॉप 20 शहर हैं उसमें से 17 शहर जो हैं अकेले हमारे भारत के होंगे, ऐसा उन्होंने जिक्र किया था अपने रिपोर्ट में। दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु, हैदराबाद और सूरत के अलावा नागपुर, तिरुपुर और राजकोट जैसे शहरों को इस सूची में जगह दी गई थी। इस सूची ने हमारे कुछ शहरों को कुछ चमक जरूर दी, पर हाल में बारिश के बाद पानी में डूबे बंगलुरु और पुणे आदि शहरों की जो दुर्दशा देखने को मिली, वह सारी उम्मीदों पर पानी फेर रही है। पिछले 1-2 दशक में भारत के दर्जनों शहरों की स्थिति पूरी तरह बदल गई है। देश में चल रही 100 शहरों को आधुनिक शहर स्मार्ट सिटी में बदलने वाली परियोजना का उद्देश्य तेज विकास कर मझोले और छोटे शहरों की चमक दमक बढ़ाना भी है। मगर अधिक आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के लिए पलायन कर शहरों की ओर आ रहे भीड़ के आंकड़े शहरों पर बढ़ रहे दबाव का खुलासा करते हैं। बंगलुरु यानी कि देखिए इसमें शहर के जो खामी बता रहे हैं, तो पहली खामी तो ये कि बाढ़ आती है, फ्लड, जो शहरी बाढ़ जिसको कहा जाता है, यानी कि अर्बन फ्लड। तो ये एक दिक्कत की बात है। दूसरा जो पलायन यानी कि इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि गांव से शहरों में एक बड़ी आबादी आती है रोज़गार के तलाश के लिए। तो शहरों के ऊपर बोझ बढ़ता है, जो शहरी संसाधन है वो इतने ज़्यादा बोझ को वहन नहीं कर पाते हैं। तो ये एक दिक्कत की बात है, जिसमें ट्रैफिक जाम, मलिन बस्तियों का विकास, पर्यावरण प्रदूषण, कुछ आपराधिक घटनाएं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जो जैसे शहरों में पानी की कमी है, जो पेयजल की कमी है, तो उसके ऊपर बोझ बढ़ता है। तो ऐसे शहरी संसाधन वैसे भी सीमित है, तो उसके ऊपर बोझ बढ़ता चला जाता है। तो ये एक दिक्कत की बात है, चुनौती की बात है, जैसे कि इस आर्टिकल में बताने का प्रयास कर रहा है ना। पलायन एक बड़ी समस्या को इसमें रेखांकित किया गया है। बंगलुरु जैसे शहर इसकी मिसाल है, यहाँ जहाँ दुनिया की सैकड़ों बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के दफ्तर हैं। हालांकि इसका एक बड़ा फ़ायदा निश्चित तौर पर हमारी उस युवा आबादी से जुड़ा है
जिसे इन शहरों में बेहतरीन रोजगार मिले हुए हैं। यही नहीं, तेज तरक्की कर रहे शहरों की बदौलत लोहा सीमेंट से लेकर उपभोक्ता वस्तुएं बनाने वाली कंपनियों को भी ढेर काम मिलता है ढेरों काम मिलता है और उनकी मोटी कमाई होती है। तो देखिए शहर के फायदे इसमें कितना बढ़िया बताया है कि सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां इसी शहरों में हैं और लोग रोजगार पाते हैं। दूसरा, शहरों में क्या है कि लोहा सीमेंट ये सब उपभोक्ता, इसको कहा जाता है उपभोक्ता वस्तुएं यानी कंज्यूमर गुड्स। तो उपभोक्ता वस्तुएं, इसकी डिमांड बढ़ती है और इसकी डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि इनका उत्पादन बढ़ेगा, तो पूरा इकोनॉमी को बड़ा ही बूस्ट मिलता है। तो कंस्ट्रक्शन, जैसे अगर हमें अ, गरीबी को दूर करना है तो एक चौस्तंभा यानी कि 4 पिलर्ड क्षेत्र में काम करना होगा। पहला कि हमें रोजगार को बढ़ाना होगा, तो रोजगार को कहाँ बढ़ा सकते हैं? 3 क्षेत्रों में। एक कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण, एक मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण, और एक अन्य ऐसे क्षेत्रों में हम बढ़ा सकते हैं। फिर दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं? दूसरा कर सकते हैं जो कृषि का क्षेत्र में हो उसमें सुधार कर सकते हैं। कृषि की उत्पादकता भारत में बहुत कम है, तो उसको हम बढ़ाने के लिए नई नई तकनीकी का उपयोग करना, सिंचाई व्यवस्था करना, खाद्य उर्वरक इत्यादि की व्यवस्था करना, फिर किसानों को सब्सिडी युक्त ऊर्जा उत्पादन करने के लिए सोलर पंप इत्यादि को मुहैया कराना, जैसे कि कुसुम योजना के तहत किया भी जाता है। अ, और उनकी जो खाद्य फसलें हैं, जो कृषिगत उत्पाद हैं, उसको ले लेना, अच्छे मार्केट मुहैया कराना। तो ये सारे काम करेंगे तो किसानों की आय बढ़ेगी। तो इस प्रकार के काम करने से भारत में पॉवर्टी को कम किया जा सकता है। तो उसमें से एक ये भी है कि जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं जैसे कि लोहा सीमेंट, इन सब की डिमांड शहरों में बढ़ती है, जिससे कि फायदा होता है इकोनॉमी को। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या हमारे ज़्यादातर शहर आगे भी इसी तरह रोजगार देते रहेंगे, या फिर आबादी के बोझ, बुनियादी ढांचे पर पड़ते दबावों और पर्यावरणीय कारणों से वे तबाही के एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां उनके लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं रहेगी। विडंबना यह है कि आज हम जिन शहरों को बड़ी उम्मीदों के साथ देखते हैं, उनका दम घुटने लगा है। विकास के रास्ते पर तेजी से भागते हुए ये शहर हाँफने लगे हैं और इनका भविष्य दिनों दिन डरावना होने लगा है। भारत की आईटी धुरी कहलाने वाले बेंगलुरु महानगर को करीब 3,500 आईटी कंपनियों ने अपना ठिकाना बनाया है। 3,500 आईटी कंपनियां हैं बेंगलुरु में। इससे अमेरिका की सिलिकॉन वैली की चमक धुंधली पड़ गई है। तो आप जानते होंगे कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु को कहा जाता है, और विश्व में सिलिकॉन वैली अमेरिका में पाया जाता है, और सिलिकॉन वैली इज़ फेमस फॉर आईटी सेक्टर कंपनीज। कहा जाने लगा था कि जो रोजगार और कारोबार सिलिकॉन वैली में संभव में है, वैसा ही कुछ बेंगलुरु में हो सकता है। लेकिन हाल में बेंगलुरु जिस तरह से बारिश में डूबा नजर आया, उससे यह सवाल उठा कि क्या यही वह शहर है जिसके बल पर हमारा देश खुद की तरक्की के दावे करता है। बेतरतीब शैली का शहरी विकास अपने साथ कैसी कैसी समस्याएं पैदा कर सकता है, यह बात देश की राजधानी दिल्ली और इससे सटे एनसीआर कहलाने वाले शहरों जैसे गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा आदि में भी कई स्तरों पर दिखाई देती है। यहाँ सड़कों पर जाल है। मेट्रो दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में दस्तक दे चुकी हैं और इसका दायरा बढ़ता ही जा रहा है। इसी के साथ बिजली की बढ़ती खपत एक नया संकट खड़ा कर रही है। दिल्ली में बिजली की मांग के पिछले सभी रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। रोजाना इतनी बिजली का आपूर्ति के लिए कितने बड़े स्तर पर प्रबंध करने की ज़रूरत है, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा रहा है कि इसके लिए उत्तराखंड के विशालकाय टिहरी पावर प्लांट जैसे 6 से अधिक बिजली घरों चाहिए होंगे। देश के सिर्फ एक ही शहर को जगमग रखने के लिए 1000 मेगावाट की क्षमता वाले 6 या इससे ज़्यादा बिजली घर लगाने पड़े
तो सोचा जा सकता है कि आखिर ये शहर हमारे लिए कैसी समस्याएं खड़ी करने वाले हैं। शहरीकरण जो समस्याएं पैदा कर रहा है, उसका दूसरा संदर्भ विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूएन हैबिटेट द्वारा संयुक्त रूप से किए गए अध्ययन की रिपोर्ट से मिलता है। रिपोर्ट बताता, देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूएन हैबिटेट की रिपोर्ट क्या बताती है कि शहरों की इमारतों और घरों को रोशन करने शहरों की इमारतों और घरों को रोशन करने, उन्हें ठंडा रखने व पानी को शीतल करने और उपकरणों जैसे एयर कंडीशनर, फ्रिज, वाटर कूलर आदि के इस्तेमाल और कारों के प्रयोग की वजह से शहरी इलाकों के औसत तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। रिपोर्ट में इस बदलाव को अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, ये क्वेश्चन यूपीएससी के आईएएस एग्जाम में पूछा भी गया था कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के बारे में लिखने के लिए आया था, ये बकायदे मेंस में ये क्वेश्चन आया था। तो मेंस की उसी समय ये रिपोर्ट आई रही होगी, तो इसी संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया हो। कारों से निकलने वाला धुआं वातावरण में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं झोंकता, बल्कि आसपास के तापमान को भी बढ़ाता है। इसी तरह फ्रिज, एसी, वाटर कूलर जैसे उपकरण भी अपने आसपास गर्मी पैदा करते हैं। इसमें मई जून जैसे गर्म महीनों में शहर और गर्म हो जाते हैं। मौसमी बदलाव के कारण प्राकृतिक गर्मी से मुकाबले के लिए जो साधन और उपाय आजमाए जा रहे हैं, उनमें कमी लाना नीतिगत बदलावों के बिना संभव नहीं है। अभी हमारे योजनाकार देश की आबादी की बढ़ती ज़रूरतों और गांवों से पलायन कर शहरों की ओर जाती आबादी के मद्देनज़र आवास समस्या का ही जो उपाय सुझा रहे हैं, वह शहरों की आबो हवा को बिगाड़ने का बड़ा कारण बनेगी। जैसे एक उपाय यह है कि अब शहरों में ऊंची इमारतें बनाने को प्राथमिकता दी जाए। इस नीति ने दिल्ली, मुंबई ही नहीं, बेंगलुरु, हैदराबाद आदि शहरों के बड़े इलाके को कंक्रीट के जंगलों में बदल डाला है। एक सच यह भी है कि सुविधाओं के नाम पर भयानक प्रदूषण झेलते ये शहर बुनियादी ढांचे पर बढ़ते दबाव, महंगाई और कामकाज की जगहों से रिहाइश की बढ़ती दूरियों के कारण लोगों के लिए सुविधा की बजाय दुविधा का केंद्र बन चुके हैं। ऐसे में जब अतिशय बारिश या गर्मी का कहर अलग से टूटता है, तो शहरीकरण के नाम पर जुटाई गई सारी संपदा बेमानी लगने लगती है। फिलहाल देश के ज़्यादातर शहरों की पहली बुनियादी समस्या ढांचागत सुविधाओं की बिगड़ती स्थिति से जुड़ी है। सड़कें, सीवर, बिजली और पानी की कमी के बाद अवैध कब्जों और बिना किसी नियोजन के विकास ने ज़्यादातर शहरों को नरक जैसी स्थितियों में धकेल दिया है। इसके बाद सरकारी योजनाओं की खामियां दो स्तरों पर हैं। पहली तो यह है कि जब भी शहरी विकास की बात होती है, तो पहले से बसे बसाए शहरों में ही सुविधाएं बढ़ाने की योजनाएं पेश की जाती हैं। यूपीए सरकार की योजना अर्बन रिन्यूअल मिशन और मौजूदा एनडीए सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को इसी खाते में डाला जा सकता है। दूसरे, सरकार उन इलाकों को आरंभ में शहर नहीं मानती जो बड़े शहरों के आसपास अपने आप बेतरतीब तरीके से विकसित होते जाते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कानपुर, इंदौर आदि किसी भी बड़े शहर के आसपास के इलाके शहर की सरकारी परिभाषा के दायरे में नहीं आते हैं। लिहाजा इन्हें तब तक बिजली, पानी, सीवर, सड़क, स्कूल, अस्पताल, मेट्रो रेल जैसी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जाती हैं, जब तक कि उनका विकास एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाए। असल में शहरों को स्मार्ट बनाने का जिम्मा सिर्फ सरकारों पर छोड़ने का ही खामियाजा है, जो हमारे शहर आज भुगत रहे हैं। अतिक्रमण, तो अतिक्रमण भी एक बड़ी समस्या है। शहरों में अतिक्रमण जो है वो भी एक बड़ी समस्या है।
नागरिक दायित्वों का घोर अभाव है। अगला क्या है? नागरिक दायित्वों का घोर अभाव ऐसी समस्याओं को और जटिल बना रहा है। ऐसे में बेहतर होगा कि जनता और सरकार दोनों अपने गिरेबान में झांकें, तभी शहरों की बीमारियों और उनके निदान के सही रास्ते खोजे जा सकेंगे। तो इस आर्टिकल को हमने पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज कर लें हल्की हल्की बातें। तो शहरीकरण की जो समस्याएं हैं उसमें पहला है पलायन, दूसरा शहरी बाढ़, तीसरा बिजली की बढ़ती खपत। इसके एग्जाम्पल हम दिल्ली में ले सकते हैं, जहां पर बिजली की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि टिहरी बांध परियोजना से जितना बिजली का उत्पादन होता है उसका 6 गुना बिजली और का रिक्वायरमेंट अकेले दिल्ली को है। अगर इसी प्रकार से बिजली की खपत बढ़ाते जाएं तो उससे क्या होगा? दिक्कत की बात होगी। दिक्कत ये कि संयुक्त राष्ट्र संघ और यूएन हैबिटेट नामक दोनों संस्थाओं की एक संयुक्त रिपोर्ट में बताया गया था कि शहरों में इमारतों या और घरों को रोशन करने के लिए, पानी को ठंडा करने के लिए एसी, फ्रिज, कूलर, कारों इत्यादि का प्रयोग करने से क्या हो रहा है कि शहर का औसत तापमान 1 से लेकर के 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रहा है, जिससे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट पैदा हो रहा है। यानी एक पूरा गर्म क्षेत्र का आइलैंड जैसे विकसित हो रहा है। आइलैंड क्या होता है कि अ, बड़े जल क्षेत्र में कोई स्थल भूमि जो चारों ओर से पानी से घिरी होती है उसे आइलैंड कहते हैं। मीन्स इसी प्रकार से शहर जो हैं, आसपास का इलाका अपेक्षाकृत ठंडा है लेकिन शहर गर्म है, तो ये गर्मी अपने चारों ओर के ठंडी क्षेत्रों से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको हीट आइलैंड कहते हैं। यानी ऐसा आइलैंड जहाँ पर गर्मी है और इसके चारों ओर मौसम सही है, लेकिन इधर शहर में ही गर्मी बढ़ती जा रही है, तो इसको हीट आइलैंड की संज्ञा दिया गया है। अगली चुनौती है अतिक्रमण, फिर नागरिक दायित्वों का घोर अभाव। ये पाँच के 6 चुनौतियां हैं। और शहरों में शहरीकरण के फायदे क्या हैं? तो आईटी सेक्टर में नौकरियां खूब मिलती हैं। जैसे कि एग्जांपल लें तो बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन वैली, जहां पर आईटी कंपनीज की संख्या 3,500 है। तो 3,500 आईटी कंपनियां बहुत सारे रोजगार मुहैया कराती हैं। दूसरा फायदा शहरों का ये है कि उपभोक्ता वस्तुएं यानी कंज्यूमर गुड्स जैसे कि सीमेंट, लोहा, इन सब की मांग बढ़ती है। इन सब की मांग जब बढ़ती है तो पूरा इकोनॉमी को फायदा मिलता है। तो ये था शहरीकरण के ऊपर टॉपिक। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।